क्या? कैसे हुआ? हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत जल के राख हो गई मनोरमा। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अब? घासलेट फेंक रहा है। ये क्या? इसे तो मैं जानता हूं। नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। ये बैंक का ही लिंक है, स्कैम नहीं है। हाँ, मैनाक भी यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे मुंह से ना सुनो तो दिल को शांति नहीं मिलती बहू। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी बातों से मुझे भरोसा मिलता है। सच में पिताजी, आप भी अजीब है। ठीक है, ठीक है। तुम आराम करो, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है पिताजी। भरोसा एक छोटी सी बात है, लेकिन इनका वजन बहुत है। आज ये इंसान मेरे ऊपर जितना भरोसा करते हैं, नए नए शादी होने के बाद इतना नहीं करते थे, बल्कि भरोसा था ही नहीं। असल में उन्हें दोष देने से भी कोई फायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते हमें प्यार हुआ और एग्जाम से पहले ही शादी हो गई। असल में मैनाक को नौकरी मिलते ही वो शादी के लिए उतावला हो गया था, लेकिन पिताजी थे पुराने जमाने के इंसान। वैसे भी लव मैरिज के मामले में उन्हें बड़ी ही आपत्ति थी। ऊपर से यूनिवर्सिटी में सक्रिय राजनीति में शामिल होने के कारण मुझे बहुत बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए वो शांति प्रिय इंसान नहीं चाहते थे कि शादी के बाद भी बाहर की मुसीबतें घर में आ जाए। इस सब की वजह से वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। मेरे ससुर जी को समझ में आया कि मुझ पर भी भरोसा किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों से वही बात शेयर करूंगी। उस घटना के बारे में बताने से पहले मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक गुड न्यूज देती हूँ। हमारे एनिमेट्रिक्स परिवार आप लोगों के लिए लाए हैं और एक मजेदार यूट्यूब चैनल, एनिमेट्रिक्स स्टोरीज। वहाँ पर मिलेगा राजा, रानी, भयंकर राक्षस, देश विदेश की परियों की कहानियाँ, दादी माँ की कहानियाँ, जातक कथाएं, यहाँ तक कि साहित्य के सभी बड़े बड़े दिग्गजों की कहानियाँ। तो मजेदार बात है ना? अपनी बचपन की यादों को फिर से जीने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एनिमेट्रिक्स स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट पर बताइएगा हमारा ये नया चैनल आपको कैसा लग रहा है। याद रहेगा ना? अब मैं आप सबको बताऊंगी वो कहानी जो कहानी लिखा है मेरी इस अनमोल डायरी में। उफ, मैनाक! उफ मालिनी, तब से तुम एक ही बात को लेके पड़ी हुई हो। अरे पापा ने तो कहा है कि तुम्हें और कोई परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम एक बार पिताजी से बात करके देखो ना प्लीज। और किसी को ना सही, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मुझे मेरे लास्ट सेमेस्टर्स में कितने अच्छे मार्क्स मिले थे। मैं श्योर हूँ फाइनल में मैं टॉप करूँगी। टॉप करूंगी? टॉप करने से कौन सा देश का भला हो जाएगा? सुनो मालिनी, तुम टॉप करो या कुछ भी करो, वो तो जिंदगी भर तुम्हारे वो सर्टिफिकेट्स में ही बंद रहने वाला है। उससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे अजीब बात है, फायदा क्यों नहीं होगा? पास हो जाने के बाद मैं भी नौकरी करूँगी, तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मैंने मांगी है तुम्हारी मदद और तुम्हारा रिजल्ट बेहतर है, इसका मतलब क्या है कि तुम नौकरी में भी मुझसे आगे निकल जाओगी? मैंने ये सब कब कहा? मैंने तो सिर्फ कहा। नहीं नहीं, कुछ मत कहो, कुछ मत कहना मालिनी। मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया। अब अगर तुम्हें कुछ भी कहना होगा तो तुम सीधे जाके पापा को कहना। वैसे भी आज मेरा ऑफिस ट्रिप है, कम से कम मुझे शांति से पेपर पढ़ने दो, समझी? उफ, तुम बहुत बुरे हो। मैं कह रही थी, सुनो ना, जब इतनी बार वो बोल रही है। नहीं बोला ना एक बार? शादी से पहले यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ हुआ है। और सुनो बहू, तुम्हारे साथ साथ मेरे बेटे को भी परेशानी झेलना पड़ा है। पढ़ाई वढ़ाई करके और कोई फायदा नहीं है। ठीक है पिताजी, लेकिन अगर फाइनल एग्जाम मैं दे पाती। कहा ना नहीं। और डिग्री लेकर तुम क्या करोगी? हमारे घर की बहू बेटी नौकरी ढूंढने के लिए रास्ते में नहीं निकलती। बेहतर होगा कल से तुम रसोई की जिम्मेदारी संभालो और सासू माँ को थोड़ा आराम करने दो। नहीं नहीं बहू, नहीं, मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रसोई मैं किसी और के हाथ में नहीं छोड़ूंगी, ये मैं कह देती हूँ। मनोरमा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। चुप रहो तुम। मेरे भलाई के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है।
बेहतर होगा वो बाहर जाकर नौकरी व्यापार जो चाहे करे। अपनी रसोई में मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए बस। पिताजी, मैं पढ़ाई और घर का काम दोनों एक साथ कर सकती हूँ। आप सिर्फ मुझे एक। रुको, इतनी रात में कौन कॉल कर रहा है? इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? दुकान से फोन आ रहा है। हेलो, कौन? क्या? कैसे हुआ? हे भगवान! अरे क्या हुआ? हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बोलो ना, क्या हुआ है दुकान में? मेरी पूरी दुकान जल रही है मनोरमा, जल रही है। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत जल के राख हो गई मनोरमा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? पिताजी, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। दुकान के कर्मचारियों को अभी आपकी जरूरत है। चलिए, लेकिन मैनाक तो घर पर नहीं है। इस हालत में क्या इन्हें अकेला छोड़ना सही होगा? अकेला क्यों माँ जी? मैं जाऊंगी पिताजी के साथ। चलिए पिताजी। हाँ चलिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कोई इंजरी वगैरह? थैंक गॉड। हम अभी आ रहे हैं चाचा जी। बहू, क्या कहा उसने? उन्होंने कहा फायर ब्रिगेड पहुंच गया है पिताजी। अच्छा हुआ कि तुमने समय पर फायर ब्रिगेड में खबर कर दी थी। मैनाक को क्या कुछ बताया है तुमने? इतनी रात को मैंने उसे कॉल नहीं किया पिताजी। वापस तो नहीं आ पाएगा, बेवजह चिंता करेगा। हाँ, ये भी सही बात है। ये अच्छा किया तुमने। अब चलो देखते हैं वहाँ का कैसा हाल है। अंदर कोई नहीं है ना? कोई अंदर फंस तो नहीं गया है ना? ये क्या है? ये तो घासलेट है। अच्छा सुनिए ना, मेरा कोई आदमी अंदर तो नहीं था ना? अरे नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे आने से पहले ही दुकान के सारे लोग बाहर आ गए थे। अब आग कैसे लगी, कुछ पता चला ऑफिसर? ये है मालिनी, मेरी घर की बहू। नमस्ते। ओह अच्छा, हाँ नमस्ते। आग लगने की कारण अभी सही से नहीं पता चला है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि नॉर्मली शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है। आई सी। हाँ, लेकिन तहकीकात करनी पड़ेगी। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। कितने पैसों की बर्बादी हो गई। अब मेरा दुकान कैसे चलेगा? अरे आप लोग ऐसे मत रोइए और इसको लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर था और पिताजी ने तो फायर इंश्योरेंस किया है। वो लोग सिर्फ एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करेंगे और पिताजी को क्लेम के सारे पैसे मिल जाएंगे। ओह, ऐसी बात है क्या? सारे पैसे मिल जाएंगे? लेकिन दुकान के कर्मचारी, हे भगवान, कितने गरीब है वो लोग। इन दिनों उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ओह हाँ, एक बात याद आया। अच्छा पिताजी, एक बात बताइए, आपकी दुकान में जो कर्मचारी रात को रुकते हैं, क्या वे दुकान के अंदर केरोसिन के स्टोव पर खाना बनाते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं क्या? नहीं बहू, स्टोव तो दूर की बात है। मैं शाम में मोमबत्ती भी नहीं जलाता। सारी का दुकान है, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। ओह, तो फिर वो अच्छा, हमारी दुकान के पीछे, सामने या आसपास कोई सीसीटीवी है पिताजी? क्या एक बार देखा जा सकता है? सीसीटीवी? अब हाँ है ना, मेरे दुकान के पीछे मल्लिक का दुकान है, उसके दुकान में ही तो सीसीटीवी है। मेरे दुकान का पिछला हिस्सा दिखता है उससे। अगर मैं उसे कहूँ तो वो जरूर दिखाएगा। ओह, तो फिर जल्दी चलिए पिताजी। एक मिनट रुकिए, अब ये जगह फिर से एक बार दिखाइए।
थोड़ा जूम कीजिए। वो देखिए पिताजी, केरोसिन डाल रहा है। ये क्या? उसे तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी राइवल दुकान के मालिक ने केरोसिन डालकर आपकी दुकान पे आग लगवाई है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से सीसीटीवी में देखा है। रात के अंधेरे में सीसीटीवी फुटेज से आप एक आदमी को सही तरह से पहचान लिए? आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं ऑफिसर, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, मेरी बातों को विश्वास कीजिए। नहीं मिस्टर सेन, सिर्फ आपके कहने से हम लोग ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उन्होंने ही नहीं ऑफिसर, मैंने भी फुटेज देखी है और आपके सबूत के लिए मैं साथ में फुटेज लेकर भी आई हूँ। ये देखिए। हाँ, वो सब मैं समझ गया, लेकिन क्या आप उस दुकान के मालिक को पहचानती हैं? नहीं पहचानती ना? तो मिस्टर सेन सही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता? ठीक है, अगर ऐसा ही है, लेकिन वीडियो में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आग लगना कोई हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। तो फिर उस अपराध के अगेंस्ट एफआईआर लिखिए। अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? छोड़ो बहू। नहीं पिताजी, जब शिकायतकर्ता हम हैं, तो एफआईआर हमारी बात पर ही लिखी जानी चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं लिखते तो हम अभी लाल बाजार जाकर 2 शिकायत दर्ज करेंगे। एक जानबूझकर आग लगाने की और दूसरी सरकारी काम में लापरवाही बरतने की कंप्लेन। अरे रुकिए, गुस्सा मत होइए। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम लोग एफआईआर नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। तो फिर ठीक है, लिखिए। अरे मैं काम के सिलसिले में बाहर था, मर तो नहीं गया था, तो पुलिस के पास जाने से पहले मुझे एक बार बता नहीं सकते थे आप? नहीं, असल में बहू उस समय कहा। हाँ, वो मैडम को तो सब पता है। मालिनी, अरे मालिनी। क्या बात है? अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान हो गया? हर बात में तुम्हें टांग अड़ानी ही है ना? अरे मैंने क्या किया? मुझे साफ साफ बताओगे तुम? तुम्हें किसने कहा पुलिस स्टेशन जाकर उस आदमी के खिलाफ शिकायत करने के लिए? उस शिकायत की वजह से अब क्लेम के पैसे भी नहीं मिलेंगे जब तक वो केस खत्म नहीं होती। अरे तो क्या इतना बड़ा अपराध देखकर भी हम उसे अनदेखा कर देंगे? दोषी को सजा दिलाने की कोशिश भी ना करूं? वेरी गुड। और अब अगर जांच से वाकई ये पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये किया था, तब तो क्लेम के पूरे पैसे ही डिक्लाइन हो जाएगी। अरे ऐसा क्यों? हाँ, मैनाक ने सही कहा है बहू, पॉलिसी में यही लिखा है, जानबूझकर आग लगाने से इंश्योरेंस का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए दोषी अगर पकड़ा भी जाए, लेकिन मेरा बिजनेस मैं फिर से खड़ा नहीं कर पाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, क्लेम किया गया पैसा आपको जरूर मिलेगा। मुझे एक बार पॉलिसी के पेपर स्टडी करना पड़ेगा और फिर मैं कल खुद आपके साथ इंश्योरेंस ऑफिस जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने फिर से वो रिपोर्ट्स पढ़े। यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर पुलिस केस ना हुआ होता तो मैं शायद कोशिश करके देख पाता। पुलिस केस नहीं करते तो एक अपराधी सीना तान कर घूमता, क्या वो सही होता? नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन ये सब बात तो कंपनी नहीं मानेगी, है ना? हमारे पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटेंशनल फायर में क्लेम नहीं दिया जा सकता। सो वी आर वेरी सॉरी। नहीं, इट्स ओके, आपने सही कहा है। इंटेंशन फायर में पॉलिसी क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप क्या ये इंटेंशनल फायर और एक्सीडेंटल फायर के डिफरेंस समझते हैं इन टर्म्स ऑफ योर पॉलिसी? एक्सक्यूज मी? मैं समझाती हूँ। अगर पेइंग पार्टी या उनका एजेंट या पॉलिसी होल्डर खुद आग लगाकर पैसे वसूलने की कोशिश करे तो वो क्लेम डिक्लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति या थर्ड पार्टी जानबूझकर आग लगाकर नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसमें पॉलिसी होल्डर का कोई हाथ नहीं है। यानी वो आग भले ही आप लोगों को इंटेंशनल लगे, लेकिन पॉलिसी होल्डर के लिए वो एक्सीडेंटल फायर ही मानी जाएगी। हाँ, ये तुमने सही कहा है बहू। इसका मतलब मेरा क्लेम तो अनएथिकल नहीं है। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ पिताजी, ये सब उनकी पॉलिसी ब्रोशर ही कह रही है। अगर यकीन ना हो तो आप उन पेपर्स का क्लॉज नंबर 3A चेक कर लीजिएगा, वहाँ सब साफ साफ लिखा है। अब हम चलते हैं। उम्मीद है कि हमारी मांग के मुताबिक क्लेम करने के 7 दिनों के भीतर
पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अरे क्या बात है पिताजी, सुबह सुबह इतनी सारी मिठाइयाँ? बहू, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बैंक में इंश्योरेंस क्लेम का पैसा क्रेडिट हो गया है। सच में बहू, 3 बच्चे हैं मेरे, लेकिन तुमने जो किया मेरे लिए, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कहो कहो, आज तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, कहो। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए पिताजी, लेकिन अगर आप प्यार से मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत? इजाजत। मुझे फाइनल एग्जाम देना है पिताजी, प्लीज। जरूर दोगी बहू। हाँ, तुमने इतनी मन लगाकर पढ़ाई की थी, इसीलिए तो आज सब कुछ इतनी समझदारी और जिम्मेदारी से संभल पाती हो। जो लड़की दिमाग ठंड रखकर इतना कुछ कर सकती है, मुझे पूरा यकीन है वो घर बाहर हर तरफ से मेरे परिवार को संभल कर रखेगी। वो भरोसा मुझे तुम पर है बहू। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। उस दिन उन्होंने पहली बार भरोसे के साथ मेरे सिर पर हाथ रखा था, लेकिन वो हाथ आज तक मेरे सिर से कभी भी नहीं हटा। सच तो ये है कि पहली नजर में किसी पर भरोसा ना होना मुमकिन है, लेकिन उससे मन छोटा करना या नाराज होने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि धीरज रखकर खुद को भरोसे के लायक साबित करना पड़ता है। इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो भरोसा जीत लेने से 2 लोगों के बीच रिश्ता गहरा होता है और आपसी निर्भरता बढ़ती है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे काम बाकी हैं। आप सब अच्छे रहें और अपने करीबियों के भरोसेमंद बने। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।